वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है और आज हम बात करेंगे साहबानो केस की और देखेंगे कि सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ तक यहाँ पे डेवलप होता है। और साथ ही हम बात करेंगे सायरा बानो केस की भी, जो कि हमारा रिसेंट जजमेंट रहता है। देखेंगे कि इसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है, राजीव गांधी सरकार की इसमें क्या भूमिका रहती है। देखेंगे राजीव गांधी से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी तक का सफर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, वीडियो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हमारी होती है मोहम्मद अहमद खान से। मोहम्मद अहमद खान एक बहुत बड़े वकील हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। इनका एक विवाह होता है साहबानो के साथ 1932 में, और साथ ही साथ एक और इनका बाद में चल के विवाह हो जाता है किसी और के साथ। तो मोहम्मद अहमद खान की बेसिकली दो बीवियां थी। साहबानो के साथ इनका विवाह होता है तो इनके बच्चे होते हैं। तो इनके टोटल जो बच्चे होते हैं ये 5 बच्चे होते हैं, जिनमें 3 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं। चीज़ें इनकी सेटल चलती रहती हैं, दोनों बीवियों के साथ ये राजी खुशी मंगल अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब साहबानो की उम्र लगभग 62 साल की हो जाती है, यानी लगभग पूरी जिंदगी ये काट चुकी होती हैं, बुढ़ापे में ये होती हैं। तो अहमद खान साहब क्या करते हैं कि इन्हें तलाक दे देते हैं, और तलाक देने के बाद इन्हें घर से निकाल दिया जाता है कि भैया अपना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और कहीं और ठिकाना देख लो। अब साहबानो घर से बाहर आ चुकी हैं और इनके पास ना तो पैसा है ना कोई नौकरी है। तो इनको सस्टेन करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए इन्होंने पैसों की जरूरत पड़ती है। तो पैसे मांगने जब ये अहमद खान के पास जाती हैं कि हमको सरवाइव करने के लिए मेंटेनेंस चाहिए, तो अहमद खान मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं, उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। कहानी यह है कि अहमद खान बोलते हैं कि देखो भाई, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं नहीं, क्योंकि जो मेरा लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस बात की इजाज़त नहीं देता है और मुझे आपको कोई भी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अब साहबानो इस बात से नाराज होकर हाई कोर्ट चली जाती हैं और हाई कोर्ट में मांग की जाती है मेंटेनेंस की, जिसे फेमसली मेंटेनेंस केस भी बोला जाता है। अब मेंटेनेंस केस का सीन ये बनता है कि जब कोर्ट एग्जामिन करता है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाता है, बोलता है कि हाँ भाई, ये बताइए कि आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या बोला गया है मेंटेनेंस के बारे में। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ ये बोलता है मेंटेनेंस के बारे में कि देखो, मेंटेनेंस दिया जाता है लेकिन सिर्फ इद्दत के समय तक ही दिया जाता है। इद्दत के समय पूरा होने के बाद हस्बैंड लायबल नहीं होता है मेंटेनेंस देने के लिए। अब ये इद्दत क्या होता है? इद्दत का मतलब ये हो गया कि अगर आपने तलाक ले लिया है, तलाक के 3 महीने तक का जो समय होता है, लगभग 128 दिन का जो समय होता है, इसे इद्दत बोला जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो महिला हैं ये 128 तक का 28 दिन का समय व्यतीत करेंगी, इंतजार करेंगी। अगर ये चाहती हैं किसी और व्यक्ति के साथ विवाह करना, तो कम से कम 128 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, इसके बाद ही ये विवाह कर सकती हैं। ठीक है, उससे पहले ये विवाह नहीं किया जा सकता है। इस समय को हम बोलते हैं इद्दत। अब बात करते हैं कि पूरा मामला पहुंचता कहां है। हालांकि हाई कोर्ट इनकी बात को मानता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात भी सुनता है और अपना जो फैसला देता है वो फैसला ये देता है कि देखो, मुस्लिम पर्सनल लॉ की हम बात से सहमत नहीं हैं और इन्हें मेंटेनेंस मिलेगा। अब मेंटेनेंस मिलेगा, इस बात को लेकर अहमद खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। बोलते हैं कि देखो भाई, मेरे आर्टिकल 25 में जो आपने अधिकार दे रखे हैं, राइट टू रिलीजन का जो अधिकार दे रखा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो अधिकार दे रखा है, उसका हनन किया जा रहा है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इसका हनन करने की कोशिश कर रहा है। तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े होते हैं और सुप्रीम कोर्ट पूरा मामला समझने की स्थिति में पहुंच जाता है। क्या कहता है? अब इसमें 2 मामले सामने आते हैं। एक तरफ तो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो सेक्शन 123 को बोलता है कि देखो भाई, सेक्शन 123 के अंतर्गत अगर किसी का तलाक होता है तो फिर मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। और वहीं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बोलता है कि मेंटेनेंस हमारे नियम के अनुसार नहीं दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती ये होती है कि हम सीआरपीसी को ज़्यादा तवज्जो दें या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ज़्यादा तवज्जो दें। तो सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूजिंग की अवस्था में बैठा होता है कि भाई करें तो क्या करें। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, दैट इज
वाई वी चंद्रचूड़, और वाई वी चंद्रचूड़ वही हैं जिनके आज जो बेटे हैं दैट इज डी वाई चंद्रचूड़ वो चीफ जस्टिस हैं। तो कहने का मतलब वाई वी चंद्रचूड़ एक समय पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे और आज उनके बेटे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बोलते हैं कि देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट की सॉरी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात बिल्कुल सही है और बिल्कुल आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट पर्सनल लॉ को सिरे से नकार देता है और बोलता है कि हम पर्सनल लॉ को इतनी तवज्जो नहीं देने वाले। मामला असल में ये था कि आर्टिकल 25 आपको रिलीजन का अधिकार देता है और वहीं पर सायरा बानो पहुंच जाती हैं कि सिर्फ मैं एक रिलीजन से बिलोंग करती हूं इसलिए मुझे और लोगों के बराबर ट्रीट नहीं किया जा रहा। जैसे अगर कोई हिंदू महिला तलाक लेती है तो उसे जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो जाती उसे मेंटेनेंस मिलता है। तो ये बोलती हैं कि मैं एक रिलीजन से बिलोंग करती हूँ तो इस रिलीजन की वजह से मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 16 ये सारे नियम लागू हो जाते हैं। आर्टिकल 21 ये लागू हो जाता है, ठीक है। अब ये नियम लागू होते हैं सायरा बानो के केस में और दूसरी तरफ था आर्टिकल 25। तो किसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, कौन किसे सुपरसीड करेगा? तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये वाले जो अधिकार हैं, ये वाले जो आर्टिकल हैं ये सुपरसीड करेंगे और आपके पर्सनल लॉ वाले अधिकार सुपरसीड नहीं करेंगे। अब इस फैसले से जो मुस्लिम समाज है ये बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो जाता है और बोलता है कि देखो जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे पर्सनल रिलीजन में घुसने की कोशिश कर रहा है, ये दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए हम शांत नहीं बैठेंगे। और उस समय जब ये डिसीजन आया था उस समय राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। तो राजीव गांधी पर प्रेशर था कि भाई मुस्लिम तबके को अपीज करना है, इनकी जो गुस्सा हो रखे हैं इनको शांत करना है। तो शांत ऐसे ही किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया जाए और ये किया भी जाता है। राजीव गांधी एक नया बिल लेकर आते हैं, उस बिल का नाम होता है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स 1986। इस एक्ट में कहा जाता है कि जो हस्बैंड है वो लायबल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि मेंटेनेंस तो मिलेगा लेकिन मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं देगा बल्कि मेंटेनेंस देगा बोर्ड। कौन सा? चाहे वो वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये लोग आपको क्या करेंगे? पैसे देंगे, मेंटेनेंस ये देंगे, ना कि हस्बैंड देंगे। इसलिए इसे बोला गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स ऑन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, ठीक है। तो सरकार के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जहां खड़ा था वहां खड़ा का खड़ा रह गया कि यार ये कर क्या दिया, हमारे फैसले को ही पलट दिया। ये मतलब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को चिढ़ाने वाली बात हो गई, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, चाहो तो वीडियो की स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हो। एक बार डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो तो इसको पढ़ सकते हो, बाकी वैसे मोटा माटी मैंने आपको इसमें समझा ही दिया है जो कुछ था। अच्छा, जो राजीव गांधी एक्ट लेकर आए थे इसको चैलेंज भी किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब कोई और लड़ाई करने के मूड में नहीं होता है। वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है भाई, जो राजीव गांधी एक्ट लेकर आए हैं वो ठीक ही है, ठीक है, और यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और ये प्रकरण चलता रहता है सायरा बानो केस तक। तो सायरा बानो केस हमें 2017 में देखने को मिलता है, ये ट्रिपल तलाक को लेकर था। लेकिन दोनों में मामला समझेंगे, दोनों में एक ही क्वेश्चन उठता है जो कि फाइनली सायरा बानो केस में सॉल्व किया जाता है। इसमें क्या क्वेश्चन उठता है? इसमें ट्रिपल तलाक को लेकर सवाल उठता है, जिसे हम तलाक ए बिद्दत भी बोलते हैं। इस तलाक ए बिद्दत को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। सायरा बानो क्या था? लगभग 35-32 साल की महिला जिन्होंने सीधा सीधा कोर्ट को चैलेंज किया कि हमारे हस्बैंड ने इंस्टेंट तलाक दिया है, यानी डायरेक्ट सीधा तलाक दे दिया है हमको, जो कि गलत है।
ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है, इस तरीके से कुछ मीठी मीठी बातें की और कोर्ट में पहुंच जाती हैं। कोर्ट में इसका फैसला 5 जजेस के बेंच करती है। फैसला होता है 4:2 के रेशियो से, सॉरी 3:2 के रेशियो से ये फैसला होता है। अब इसमें पूरे केस में जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो तलाक हैं, खुला है, इद्दत है, तलाक हसन है, और भी शब्द हैं जिनको हम देख लेते हैं। एक बार ये समझ लेते हैं तो केस को समझने में आसानी हो जाएगी। तलाक का मतलब क्या होता है? तलाक का मतलब होता है जब हस्बैंड अपनी वाइफ को डाइवोर्स देता है, जब हस्बैंड अपनी मैरिज को डाइल्यूट करता है, तो उसे बोला जाता है तलाक। ध्यान रखना, तलाक हमेशा हस्बैंड इनिशिएट करेगा। अगर कोई महिला है जो अपने पति से अलग रहना चाहती है और अपनी मैरिज को खत्म करना चाहती है, तो वो जो कदम उठाएगी उसे बोला जाएगा खुला। क्या बोला जाएगा? खुला। तो यहां पर इनिशिएट कौन कर रहा है? महिला कर रही है। इद्दत क्या होता है? इद्दत एक तरीके से तलाक देने का ही तरीका है। जो इस्लाम में तलाक देने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है कि आप अगर साथ में नहीं रह सकते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है? तलाक दे देना है। तो तलाक ये रिटन में होता है, एक बाकायदा इसके डॉक्यूमेंट बनते हैं। तो तलाक आपने पहला तलाक दे दिया। अब पहला तलाक देने के बाद आपको 30 दिन का समय दिया जाता है, 30-40 दिन का समय दिया जाता है आई थिंक, कि आप इसमें साथ रहिए। तो 30-40 दिन तक अगर आप साथ रहते हैं और आपका मन बदलता है, ठीक है, और आप चाहते हो कि नहीं मेरे को मैरिज कंटिन्यू करनी है, तो ठीक है। और अगर फिर भी मन नहीं बदलता है, आप बोलते हो मेरे को तलाक चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो दूसरी बार तलाक प्रोनाउंस किया जाएगा। जब दूसरी बार तलाक दिया जाएगा तो इसमें भी लगभग 30-40 दिन का समय आपको दिया जाता है, और हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में रखा जाता है, एक ही कमरे में दोनों साथ रहेंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है देन फाइनल तलाक इसमें दिया जाता है। ठीक, ये जो 3 तलाक दिए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसे हम बोलते हैं मुबारत और मुबरात। क्या बोलते हैं इसे? मुबरात। ये एक प्रॉपर तरीका है तलाक देने का। लेकिन तलाक इद्दत क्या है? एक बार ये तलाक दे दी गई, उसके 128 दिन तक का कूलिंग ऑफ पीरियड रखा जाता है महिला के लिए कि भाई आप अगर किसी और से शादी करना चाहती हैं, किसी और से शादी करना चाहती हैं, तो आप इमीडिएटली शादी नहीं कर सकती हैं, आपको 128 दिन वेट करना होगा। लगभग ये 3 महीने का समय हो जाता है, 3 महीने का आपको एटलीस्ट वेट करना होगा। ये तलाक के केस में भी लागू होता है और हस्बैंड की डेथ के केस में भी लागू होता है। तो हस्बैंड की केस डेथ में भी ये लागू होता है, ठीक है। इसे बोला जाता है, इस समय को बोला जाता है इद्दत या इधा, ठीक है। अगर महिला हस्बैंड की डेथ के बाद, डेथ हुई है और उस समय पर वो प्रेग्नेंट है, या तलाक हुआ है उस समय पर वो प्रेग्नेंट है, तो ऐसे में जो इद्दत वाला समय है या इधा वाला समय है, ये एक्सटेंड कर जाता है। कब तक एक्सटेंड कर जाता है? जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तब तक ये एक्सटेंड कर जाता है। तलाक हसन क्या होता है? एक बार जरा इसको देख लेते हैं। तलाक हसन, इसमें क्या है, एक मुस्लिम महिला तलाक हसन, ये वही मैंने आपको बताया था मुबारक वाला, कि आपको 3 मंथ के टाइम पीरियड में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको तलाक देना है। दैट इज तलाक मुबारक और तलाक हसन, एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है, ये एक ही बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर निकाह हलाला की। निकाह हलाला का मतलब ये हो गया, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक हो जाता है और ऐसे में फिर बाद में हस्बैंड को याद आता है कि नहीं मेरे को तो वही वाइफ अच्छी लगती है, मेरे को ज़्यादा गर्मी में कुछ ज़्यादा ही हो गया, और वाइफ को भी समझ में आता है कि नहीं मेरे को उसी हस्बैंड के साथ ही रहना है। तो ऐसे में अब दोनों दोबारा से साथ रहना चाहते हैं, दोबारा से शादी करना चाहते हैं, तो अब ये डायरेक्ट शादी नहीं कर सकते। क्या करेंगे? ये जो वाइफ है ये किसी और से शादी करेंगी। तो सपोज कर लो किसी एक्स से शादी कर ली, अब इस एक्स से ये तलाक लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि शादी की और तुरंत उसी समय पर तलाक हो गया, नहीं, एटलीस्ट एक रात का समय
बिताना होगा इस नए हस्बैंड के साथ। उसके बाद ये हस्बैंड है इसके ऊपर डिपेंड करता है ये तलाक दे। अगर ये तलाक दे देता है तो फिर से 128 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा, उसे ऑब्जर्व करिए। उसके बाद ही ये वाइफ दोबारा से अपने हस्बैंड से शादी कर सकती हैं और हस्बैंड दोबारा से अपनी वाइफ से शादी कर सकता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है निकाह हलाला। इस प्रोसेस को बोला जाता है निकाह हलाला। अब बात करते हैं ट्रिपल तलाक पर या तलाक ए बिद्दत। इसका मतलब ये हो गया कि आप तलाक तो दे रहे हो और आपको 3 तलाक ही दे रहे हो, लेकिन वो तीनों तलाक तुरंत दे रहे हो। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी बोला जाता है इसे। तो मैंने आपको तलाक की प्रोसेस ये बनाई थी कि पहले आपने तलाक दिया, फिर आपको वेट करना है, फिर आपने तलाक दिया, फिर आपको वेट करना है, देन फाइनल तलाक आपको इसमें देना है। ठीक है, तो वेटिंग पीरियड ऑब्जर्व करना होता है। लेकिन ट्रिपल तलाक और इंस्टेंट तलाक में आपने कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं दिया और सिर्फ तलाक 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 बोलकर शादी समाप्त कर दी। ये क्वेश्चन पूरा इसी बात को लेकर है, क्या इस तरीके से तलाक अलाउ होना चाहिए, क्या इस तरीके से तलाक अलाउ होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा बैठता है और सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। सवाल कुछ बेसिक से सवाल पूछता है, बेसिकली कुछ बेसिक सवाल पूछता है कि भाई ये बताइए कि जो तलाक ए बिद्दत है ये क्या इस्लाम का हिस्सा है, और अगर ये इस्लाम का हिस्सा है तो पहले ये बताओ कि इस्लाम के जो कानून हैं, जो नियम हैं, जो मान्यताएं हैं, ये किस किताब से आई हैं। तो बताया जाता है कि साहब ये कुरान से आई हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता है कि ये बताओ कि ये तलाक ए बिद्दत क्या कुरान में लिखा हुआ है। तो बात आती है कि साहब ये जो तलाक ए बिद्दत है ये कुरान में नहीं लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिक्लेयर करता है कि आर्टिकल 25 जो आपको राइट टू रिलीजन और प्रोफेस की बात करता है, ये आपको सिर्फ रिलीजन तक ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। यानी जो आपके कुरान में चीज़ें लिखी हैं, जो आपके रिलीजन्स की इंटीग्रल पार्ट हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए आर्टिकल 25 की प्रोटेक्शन है। इसके अलावा कहीं और से कोई चीज़ डेवलप होकर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है आर्टिकल 25 के अंडर। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 25 के अंडर तलाक ए बिद्दत प्रोटेक्टेड नहीं है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि तलाक ए बिद्दत किसी भी एंगल से तलाक नहीं माना जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगर आप बोलते भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा और कोर्ट की नज़रों में वो अमान्य है। यहाँ पर ये बात सीधी सीधी बोल दी जाती है। अब बात आती है कि साहब ये जो बात बोली है कोर्ट ने, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए, क्योंकि इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव का है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा ये लेजिस्लेटिव जाने। और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इस मामले में हाथ डालने से बच रही थी, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी का मामला था और एक बहुत बड़ी वोट बैंक भी थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को हमने स्पेशल पावर दे रखी है, दैट इज आर्टिकल 142। ध्यान रखना, आर्टिकल 142 एक बहुत ही स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट की। इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी टेरिटरी को ओवररीच कर सकता है, एनक्रोच कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि नहीं इस नियम का पालन होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का लागू होना बहुत ज़रूरी है, और इसको लागू करने के लिए अगर हमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करना पड़े या लेजिस्लेटिव में इंटरफेयर करना पड़े, हम करेंगे। ठीक है, हम करेंगे। तो अपनी रूलिंग को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेटिव के पार्ट में घुस जाता है और एग्जीक्यूटिव के पार्ट में भी दखलंदाजी दे देता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करता है और ट्रिपल तलाक को तुरंत प्रभाव से बंद करवा देता है। हालांकि आर्टिकल 152 कुछ ही केसों में इस्तेमाल किया गया है जहां पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे यूनियन कार्बाइड के केस में जहां पर भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, कोल ब्लॉक एलोकेशन में जहां पर कांग्रेस पर आरोप लगे थे कि यहाँ पे पूरा घोटाला हुआ है 2014 के समथिंग 13 के समथिंग। ठीक है, साथ ही साथ
2016 में बैन लिकर पर, हाईवे पर जो बैन लिकर हैं, लिकर शॉप हैं, उनको बैन कराने के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक के पीछे ये पूरी स्टोरी रहती है। अब इसके लिए तर्क भी आते हैं कि साहब ट्रिपल तलाक बंद कराया गया है क्योंकि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। ठीक है भाई, समझ में आता है। एक तर्क ये भी था कि साहब जब 20 इस्लामिक स्टेट्स, 20 इस्लामिक कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहां पर ट्रिपल तलाक बैन है, तो इंडिया में भी बैन हो सकता है। और साथ ही साथ आर्टिकल 44 की भी बात की गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये एक एक्टिव कदम हो सकता है। अब जुडिशरी तो यहीं तक रह गई। अब जुडिशरी ने रास्ते खोल दिए लेजिस्लेटिव के लिए, तो लेजिस्लेटिव इससे एक कदम और आगे चली जाती है और ट्रिपल तलाक बिल लेकर आती है। ये जजमेंट है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ट्रिपल तलाक बिल लेकर आती है और इसमें क्या बोला जाता है? इसमें बोला जाता है कि अगर आप ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल करते हो, ये लीगल और इलीगल तो है ही, साथ में वॉइड भी है, साथ ही साथ इसमें आपको पनिशमेंट मिलेगा, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक का आपको सजा हो सकती है। वहीं पर अगर नॉर्मल तलाक है तो उस केस में आपको जो एलिमनी है वो आपको दी जाएगी, फॉर द हस्बैंड के ऊपर ये लायबिलिटी रहेगी, और साथ ही साथ अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो वो आप उसकी कस्टडी महिला को दी जाएगी। तो ये ट्रिपल तलाक के कुछ प्रोविजंस रहते हैं। आई होप कि ये वाली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है क्लास, तो फिर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।